एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक। फिर हमने कहा कि अगर रिजिड बॉडी रेस्ट पे है, मींस इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वो रेस्ट पे बोल दिया। इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, तो बोल दिया इट इज इन मोशन। फिर बोला कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट, आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, तो देर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेस्ट, देर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन। ना तो कोई ऐसी चीज है जिसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट पे बोल सके, ना कोई ऐसी चीज है जिसको हम एब्सोल्यूट मोशन में बोल सके। फिर एक कंक्लूजन निकला कि बोथ आर रिलेटिव, मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। किसके रिलेशन में होगा जी? नियरेस्ट सराउंडिंग्स, तो इमीडिएट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में होगा, और ऑब्जर्वर कहाँ बैठकर देख रहा है उसके प्रोस्पेक्टिव से होगा। तो ये हमने कंक्लूजन्स निकाले। फिर हमने बोला कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर की बात करें तो वेलोसिटी है, अगर स्केलर की बात करें कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो गया स्पीड। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन सेंस, यानी वेक्टर के फॉर्म में हुआ, तो दैट इज वेलोसिटी। तो स्पीड को डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अगर फाइनाइट टाइम है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड, कुछ भी हो, बट फाइनाइट टाइम है, तो दैट इज एवरेज स्पीड। अगर इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम है, यानी कि अनंत बार टूटा हुआ छोटा अति सूक्ष्म समय का क्षण है, तो उस समय के क्षण में या फिर इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमारा चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, तो उसी को हमने बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। फिर हमने कहा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो हम लोग दो टर्म यूज कर रहे थे, वेलोसिटी, दूसरी टर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब हमें दो नई टर्म दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, जिसको बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब तक क्यों नहीं यूज किया? अब तक क्यों नहीं यूज किया और अब क्यों यूज करना चाह रहे हैं? बस ये डिफरेंस समझ जाओ, आपको सारा समझ खेल आ जाएगा। वेलोसिटी जब भी मैंने बोला आपको, अब इस आज से पहले भी जब भी हमने वेलोसिटी का टर्म यूज किया, आज से पहले जब भी हमने एक्सेलरेशन का टर्म यूज किया, तो हम बोलना यही चाह रहे थे कि रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, बोलना यही चाह रहे थे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन, बट हम बोल नहीं रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वहां पे हमारा ऑब्जर्वर था, वो रुका हुआ था। अब तक हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे वो स्टेशनरी था, हमारे सराउंडिंग्स भी स्टेशनरी थे, स्टेशनरी वॉल्स थी, ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ था, या तो ऑब्जेक्ट पे बैठा है या फिर पेड़ के नीचे बैठा था, तो हम उसको रिलेटिव बोल नहीं थे, क्योंकि वहां पे रिलेटिव क्वांटिटी और एब्सोल्यूट क्वांटिटी दोनों का ही टर्म जीरो से, दोनों ही आइडेंटिकल थे। बट अब अगर ऐसा हो जाए, या तो हमारा ऑब्जर्वर मूव करने लगे या फिर हमारी सराउंडिंग्स मूव करने लगे, तो फिर हम पूरी बात कहेंगे, फिर अधूरी बात से काम नहीं चलेगा। और पूरी बात क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। पूरी बात क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन? सिर्फ एक्सेलरेशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन? पूरी बात है रिलेटिव रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। क्योंकि बेटा मोशन इटसेल्फ, जब से हमने मोशन पढ़ा, जब से हमने मोशन इन 1D की बात स्टार्ट करी, तो मोशन इटसेल्फ इज अ रिलेटिव थिंग। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन इटसेल्फ वाज अ रिलेटिव थिंग। हम बोल रहे थे कि किसी न किसी के रिलेशन में होगा, और वो हमने बोला था कि इमीडिएट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, या फिर कोई डिस्टेंट सराउंडिंग है। जैसे कुछ बच्चों ने बताया था कि सर क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है अपने धुरी पे, अपने एक्सिस पे, इट इज ऑल्सो इन द रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन इटसेल्फ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स। आवर गैलेक्सी इटसेल्फ इज इन मोशन विद सम आउटसाइड गैलेक्सीज। तो और ये सब चीजों के कंक्लूजन से हम पहुंचे थे ना एक पॉइंट पे कि सर सब चीजें मोशन में है। फिर कोई बोल रहा है नहीं यार मेरे नियरेस्ट सराउंडिंग्स है वो रुकी हुई है, तो सर सब चीजें रुकी हुई है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। तो मोशन के जितने भी पैरामीटर है, दे इटसेल्फ आर रिलेटिव टू ईच अदर। उसमें रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर लाइक दिस वन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी द ग्राउंड इटसेल्फ, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी अदर सराउंडिंग्स। जैसे मेरे पीछे ये दीवार है, दिस कैन बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके पीछे भी दीवार होगी, दैट कैन ऑल्सो बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको आपको ये देखना है, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, तो फिर आप ढीले ढाले शब्दों से काम चला सकते हो, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन। बट जब पूरी बात करनी होगी तो मैं बोलूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी
पूरी बात करनी होगी तब मैं बोलूंगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन। बस ध्यान ये रखो कि अगर आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो कम शब्दों से काम चल जाएगा, बट अगर ऑब्जर्वर ही मोशन में आ गया या फिर आपकी सराउंडिंग मोशन में आ गई तो फिर बोलोगे कि विद रिस्पेक्ट टू माई मूवेबल सराउंडिंग्स। ठीक है, पर इतनी सी बात है। बाकी जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स लिख रहे हैं सब बेशक से भूल जाओ, इनका कोई इतना सिग्निफिकेंस इधर नहीं नजर आ रहा। बस आप मेरे को सिंपल सा एक कैलकुलेशन करके बताओगे, बिल्कुल सिंपल सा, कि आपको दो गाड़ियां दिख रही हैं और एक दिख रहा है लड़का। तो ये लड़का है स्टेशनरी और एक व्हाइट कलर की कार है। इसकी मैं वेलोसिटी आपको दे देता हूं कि बेटा इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड इन द राइट डायरेक्शन, राइट वर्ड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्ले। और ब्लैक कलर की जो गाड़ी है ये मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जा रही है ब्लैक कलर की गाड़ी और राइट की तरफ जा रही है व्हाइट कलर की गाड़ी। तो अब आप मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ व्हाइट कलर कार विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, रुके हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस व्हाइट कलर की कार की वेलोसिटी की क्या है, बताओ। रुके हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस व्हाइट कलर की वेलोसिटी क्या है भाई? 10 मीटर पर सेकंड तो है। 10 मीटर पर सेकंड दिख रहा है ना कि राइट साइड में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। किसके रिस्पेक्ट में? मैंने बताया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ग्राउंड और ऑब्जर्वर दोनों ही रुके हुए हैं। दिस मींस कि ये व्हाइट कलर की कार स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में राइट साइड में जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके है ना, सबको जमती है ये बात, यस सर। है ना? यस सर। अब व्हाइट ब्लैक कलर के लिए बताओ, अगर ब्लैक कलर वाले की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी वाले से बीच वाली कार को भूल जाओ। ब्लैक कलर की वेलोसिटी हुई 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रुके हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। है जी, ओके है? यस सर। है ना? अब मेरे को बताओ कि ब्लैक कलर वाली कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट कलर की कार। अब देखो हमारी जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो खुद मूव कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि व्हाइट कलर की कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक कलर कार इज 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट? यस सर। है ना? और अगर ब्लैक की व्हाइट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ ब्लैक कलर कार इज 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, मान लो मैंने ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। तो अब आप ब्लैक वाले की बताओ विद रिस्पेक्ट टू, ब्लैक वाले की बताओ विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट है। तो क्या करोगे, पहले जिसकी वेलोसिटी बतानी है उसकी लिखो। तो उसकी खुद की माइनस में है क्योंकि माइनस डायरेक्शन में चल रही है, -20। उसमें से जिसके सराउंडिंग जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी माइनस कर दो। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है, तो माइनस करते टाइम ये 10 आ गई। तो आपको मिला -30, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी विद ऑफ ब्लैक कलर कार विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट इज -30, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में 30 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर मैं व्हाइट की रेड ब्लैक के रिस्पेक्ट में निकालूं तो देखो जिसकी निकालनी है, व्हाइट की निकालनी है, उसकी वेलोसिटी क्या है? 10 है जी पॉजिटिव में, ठीक है। माइनस किसके रिस्पेक्ट में? ब्लैक के। ब्लैक की कितनी है? -20। तो 10 माइनस -20 हुआ 30 मीटर पर सेकंड। किस में आ गया ये? अब पॉजिटिव आई है आंसर, तो मीन्स राइट साइड में। तो बस इतना सा खेल है रिलेटिव का, और कुछ नहीं है। आपको ऑब्जर्वर के अंदर से माइनस करना है ऑब्जेक्ट की को, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की माइनस कर दो, या फिर जिसकी निकालनी है उसकी सराउंडिंग्स की वेलोसिटी में से माइनस कर दो। बस ये करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे समझ आ जाएगा, करो ये वाला। ये क्वेश्चन एक बार सब अटेम्प्ट कर लो, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो करा देंगे। सिंपल ही है यार, इससे सिंपल कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स में, रिलेटिव 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 डराने के लिए है ये। दो ट्रेन दी, इसमें आप याद करना हम लोगों ने एक ब्रिज क्रॉस करने का एग्जाम क्वेश्चन किया था कि व्हेन द ट्रेन वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, तो उस टाइम पे कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ा था। वो चीजें कर सकते हो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम से कर रहे हो तो। अदरवाइज और तरीका भी है इसको करने का। जिनका आंसर आए हैंड रेज करना बेटा।
आंसर आती है, हैंड रेज करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है कोई, 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ कि राइट साइड में जा रही है ये पैसेंजर ट्रेन मान लीजिए, इसमें पैसेंजर बैठे हैं बहुत सारे। इसकी रफ्तार है 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोल दिया राइट साइड में जा रही है। दूसरी ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी है, फ्राइट ट्रेन, फ्राइट ट्रेन मतलब मालगाड़ी। मालगाड़ी इसकी लेंथ दी है कुछ, ठीक है, और वो राइट लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको फाइंड आउट करना है कि रेशियोज ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द, ये एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं, ठीक है, कंप्लीटली। उसमें कितना टाइम लगेगा व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आए या फिर एक दूसरे से दूर जाए। तो आपको बस इसके टाइम निकालना है। दो तरीके हैं, या तो आप पहले निकाल लो डिस्टेंस कितना कवर करना है और उसमें से अलग अलग की स्पीड के हिसाब से डिवाइड कर दो, या फिर सीधा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओ। आपको सीधा पता है कि डिस्टेंस तो दोनों में जितना भी हो सेम ही रहेगा क्रॉस करते टाइम। बस वेलोसिटीज एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, दो रेशियोज आएंगी, उनको आंसर जिनका आ गया वो ए बी सी या डी चैट बॉक्स में डालो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर है इसका। देखो भाई, जब ये एक दूसरे की तरफ जाएंगी, एक दूसरे की तरफ, तो क्या इनकी वेलोसिटीज ऐड नहीं हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी। जब एक एक चीज 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर से आ रही है, दूसरी 30 से आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के समीप, दोनों एक दूसरे के करीब कितने से आएंगी, 80 प्लस 30। तो when they are moving in opposite direction their relative velocity will be added together, 80 plus 30 तो 110। when they are moving in same direction, same direction मतलब 80 की रफ्तार से जो जा रहा है वो थोड़ा आगे आगे जाएगा और उसके पीछे पीछे 30 वाला जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, जिसकी निकालनी है उसमें से माइनस कर दो जिसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो 80 माइनस 30। तो व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और नीचे वाला सेम डायरेक्शन, इसको कैलकुलेट करोगे तो 80 प्लस 30 आएगा 110, और नीचे आएगा 80 माइनस 30 दैट इज 50। जीरो से जीरो उड़ा दो, 11/5। तो ये आंसर आ गया इसका। बट इसका अपोजिट आंसर भी हो सकता था, क्योंकि हमें ये नहीं गिवन हुआ कि आपको अपोजिट ऊपर रखना है या सेम डायरेक्शन ऊपर रखनी है। तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था 5/11। बट क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है तो डी टिक कर लो। अगर मान लो डी ये 11/5 ऑप्शन में नहीं होता तो हम 5/11 पे टिक कर देते, कोई सा ना कोई सा ऑप्शन में होगा। ठीक है, रिलेटिव का बेटा यही है, बस इतना सा ध्यान रखो। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इन ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते थे। एक का आपको लेंथ दिया है, वो फिर लेंथी तरीका होता, बट वो भी एक बार देख लो। एक की लेंथ दी है 120 मीटर, दूसरे की दी है 60 मीटर। ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब आप इसको ऐसे कर सकते थे कि यार टाइम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जब एक ट्रेन को दूसरे को क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, ब्रिज वाले क्वेश्चन को रिमेंबर करो, और ये एज्यूम करो एक ये ट्रेन है छोटे वाली पैसेंजर ट्रेन, और ये है बड़े वाली ट्रेन। तो देखो अब एक पॉइंट ये आया, देन दे आर टचिंग ईच अदर, अब यहां से टाइम काउंट होगा। तो देखो दो तरीका ये है, ऐसे आएंगी क्रॉस कर जाएंगी, ऐसा करना है, यहां तक का टाइम निकालना है। बट ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको स्टेशनरी मानो, ये गया, अब ये अपनी लेंथ के बराबर चल गया,
ठीक है जी, स्टार्टिंग पर। अब ये दूसरे ट्रेन की लेंथ के बराबर जब चल जाएगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो यानी कि व्हेन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर तो दे हैव टू ट्रेवल द डिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस जो इनको कवर करना है वो ये करना है, 180 मीटर की दूरी तय करनी है। एक बार की स्पीड से करेंगे 80 प्लस 30 से, जब व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो स्पीड हो जाएगी 80 माइनस 30 जो कि 50 के बराबर होगी। तो एक बार चलेगा 110 की स्पीड से, एक बार चलेगा 50 की स्पीड से। अब यहाँ पे ये स्पीड है और ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम, और दूसरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम। तो 180 कॉमन ही था तो उड़ गया, बचा 110 बटे 50 या 50 बटे 110। तो दोनों ऑप्शन वो भी हो सकते थे। जो अब तक कहानी बताई ये इंग्लिश में लिखी हुई है, पूरी अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की। हम लोगों ने अब तक देखा, तीन इक्वेशन देखी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ यार, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टी सेकंड्स तो मुझे पता है भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे बता रहा है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टी सेकंड्स। यानी मान लो मैं बोलता हूं इसमें टी की वैल्यू 4 रखता हूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जब से मोशन स्टार्ट हुआ है उससे अगले 4 सेकंड, यानी पहले 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो मुझे इस इक्वेशन से मिलने वाला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। बट अब मैं चाहता हूं कि यार पहले 4 सेकंड में, 4 सेकंड्स में मोशन हुआ था, ऑब्जेक्ट था 8 मीटर पे, ठीक है। 5 सेकंड जब हुए टाइम तो ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया 10 मीटर पे, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि 5वें सेकंड में ये कितना मूव किया है, सिर्फ 5वें सेकंड में, जब टाइम 4 सेकंड से 5 सेकंड चेंज हुआ, तो क्या वो नहीं होगा 8 से जब 10 पे चला गया तो 5th सेकंड का खाली मोशन देखूं तो वो आएगा 10 - 8 यानी कि 2 मीटर। भाई 5वें सेकंड में केवल 2 मीटर चला है, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ 4 सेकंड इट वाज एट 8 मीटर, एट द एंड ऑफ 5 सेकंड इट वाज एट 10 मीटर। तो जब 4 से 5 हुआ समय तो डिस्टेंस हो गया 8 से 10। तो जो इसका मोशन हुआ इन द 5th सेकंड दैट वाज 2 मीटर। तो अब मुझे बस वही फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं जी, इस फॉर्मूला को 2 बार यूज कर लो जनरल टर्म्स में। अब तो 4 और 5 के लिए बताया, जनरल टर्म्स में यूज करेंगे। मान लो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, n सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, टाइम की जगह n रख दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था तो u टाइम की जगह n आ गया, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एक इक्वेशन मिल गई है कि n सेकंड्स में, पहले n सेकंड्स में जब मोशन स्टार्ट हुआ उस समय से लेके t0 से फर्स्ट n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ एस एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एक टाइम कम कर दो, 1 सेकंड, n-1 में कितना हुआ जी, तो टाइम की जगह n-1 रख दो, u इंटू टी, यू टी की जगह n-1 यानी u इंटू n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू ए इंटू n-1 का स्क्वायर। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में क्या करोगे, nth सेकंड निकालना है, तो क्या कर सकते हो, n-1 वाला, तो 5 का निकालना था, 5th का निकालना था, तो 5 सेकंड में जितना मोशन हुआ माइनस 4 सेकंड में जितना हुआ। अब nth का निकालना है तो n सेकंड में जितना मोशन हुआ और n-1 में जितना हुआ, इन सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करने पर और सिंप्लीफाई करने पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, एस nth। ये क्या होता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये आप याद रख सकते हो। नहीं भी याद रहता तो ये बेसिक इक्वेशन तो हम सबको ही पता है, इस बेसिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो कहीं किसी भी परिस्थिति में। बट अगर याद रख लोगे तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनको आप टारगेट कर पाओगे डायरेक्टली विदाउट बीइंग इन एनी हेडेक, ठीक है। कर लोगे याद ये, एस एन एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। हाँ जी, सो गए, No, sir. कर लोगे, No, sir. कर लोगे ना Yes, sir. याद, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने कर रखी होगी, ठीक है। अब देखो, बेस्ड अपॉन दैट इक्वेशन ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एस एन एथ इज इक्वल टू, क्या था यार, खुद ही भूल गया मैं, क्या था बताओ, याद दिलाओ, बताओ।
U plus A upon 2. u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये है। nth सेकंड में निकालना है, तो n की वैल्यू इसमें डालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हो। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया है, ये ट्राई करो एक बार। The displacement of a body in the fourth second of the motion is twice the displacement of its second. क्या दिया गया है, ऐसा दिया है s फोर्थ इज इक्वल टू 2 × s सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल आंसर निकालो। यू हैव टू फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देंगे, अभी मैं सबके हाथ नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ, जिनका आंसर आ जाएगा इसका, u की वैल्यू आने वाली है फाइनल। अभी भी क्लास में तुम्हारे स्ट्रेंथ तो अच्छी आती है, जुड़ भी अच्छे बच्चे जाते हो, बट पतली गली से निकलने वालों की संख्या अभी भी उतनी ही है जैसे पहले निकलते थे। आई डोंट नो व्हाई। शायद इंटरनेट खत्म हो जाता होगा इस टाइम तक, मे बी, पता नहीं बाकी। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना जी। एस फोर्थ इज इक्वल टू 2 × s सेकेंड। एक बार n की वैल्यू 4 पुट करो, एक बार n की वैल्यू 2 पुट करो, दो आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी, उनको रिलेट कर दो s फोर्थ इज इक्वल टू 2 × s सेकेंड के हिसाब से। फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें एक्सेलरेशन और u, ये दो वैल्यू अननोन होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर u, खाली वही यूज करना है। करो। आंसर डालो, जिनका आंसर आ गया वो चैट बॉक्स में आंसर डालो बेटा।
3/2 मीटर पर सेकेंड, 3/2 मीटर पर सेकेंड। चलो करते हैं सोल्व, काफी टाइम दे दिया, इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम बच्चों का आंसर तो ठीक ही आया है, 3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। देखो, जो ये इक्वेशन है इसको मैं दो बार अप्लाई करूंगा, बस इतना सिंपल सा काम करना है। इक्वेशन मुझे दी है कि ये है कि nth सेकंड में क्या है, u+a/2 × 2n−1। तो एक बार मेरी n की वैल्यू 4 है और एक बार n की वैल्यू 2 है। तो क्या करेंगे, u+a/2, एज इट इज रख लेंगे। फोर्थ है तो 2 × 4 - 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, जब n की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 2 × 2 - 1। बस ये कर दो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इस चीज को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा u+a/2 इंटू 4 × 2 = 8 - 1 इंटू ये 7 आ गया जी। ठीक है, 2 × u+a/2 4 - 1, तो 3 लिख दूं इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, u+7/2a इज इक्वल टू 2u+3a। ठीक है, ये ऐसा मिलेगा। अब ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, पुट कर दो। और इस u को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं, तो क्या करेंगे, राइट साइड ले जा रहा हूं। तो ये आएगा 2u - u हो जाएगा इधर, और इधर आएगा तो 7/2 - 3 इंटू a। तो ये आ गया, इसको करोगे तो 2u - u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है जी, और ये आंसर आएगा 7/2 - 3। तो ये आएगा 1/2 इंटू 3, तो ये आएगा 3/2। u की वैल्यू आएगी 3/2, ऐसे सोल्व करके। क्योंकि देखो दो इक्वेशन, ये इक्वेशन जब आपने की तो दो अननोन बच गए, u और a की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी तो u निकल आएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, u = 3/2 निकाल लोगे ऐसे। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन आपको इसके पीछे दिया है, बस वही सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन है, ये हो गया। अलग अलग पहले निकालोगे, और पहले निकालोगे किसके लिए, सेकंड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, दोनों की वैल्यू आ गई, और फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। अब आप लोग इधर करो इसमें से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, सब लोग ट्राई करेंगे।
जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करो मुझे। जिनका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट, फोर्थ क्वेश्चन तो ऐसी वर्ब बिना मुंह जबानी हो जाएगा, विदाउट इवन टचिंग द पेपर, अगर ट्राई करोगे तो विदाउट इवन टचिंग द पेन एंड पेपर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। खाली वो ट्राई कर लें एक बार। अटेम्प्ट सब लोग करो भाई, नहीं तो 2D मोशन में फिर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बैच अच्छा है, यहाँ पे काफी बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप लोग करो। जिनकी क्लास ड्रॉप हो जा रही है वो दोबारा रिकनेक्ट करो। रिकॉर्डिंग्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लासेस छोड़ सकते हो। लाइव क्लासेस का अपना मजा है, रिकॉर्डिंग तो दुनिया भर की, हमसे 20 गुना अच्छी रिकॉर्डिंग्स मैं दे दूंगा आपको, है ना। जिससे जिस स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ इससे अच्छे 20 गुना, कम से कम 100 गुना अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो रिकॉर्डिंग्स मैं ही दे दूंगा आपको, अगर रिकॉर्डिंग्स देखने से कुछ होता होता। असली प्रैक्टिस यही है कि क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव टू ट्राई इट। हाँ जी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 6 मिनट्स। Yes, sir. कितने बच्चों के दोनों सही है, खाली वही हाथ ऊपर रखो। ठीक है, शाबाश। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें गिवन है अ बॉडी कवर्स 200 मीटर्स इन फर्स्ट 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर चल गई बॉडी। 220 सेंटीमीटर इन अनदर 4 सेकेंड्स। अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर चल गई। तो इससे हमें दो चीजें मिलने वाली है कि फर्स्ट 2 सेकंड में चला 200 सेंटीमीटर, 6 सेकंड में चला 200 प्लस 220, यानी कि फर्स्ट 6 सेकंड में 420 सेंटीमीटर चल गया। तो आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज करते हुए यू और ए के टर्म्स में दो इक्वेशन मिलेंगी। उन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे तो आपको एक बार वैल्यू मिलेगी यू की और एक बार मिलेगी, देखो पहले ऐसे कर सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, क्वेश्चन में गिवन है कि 200 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इसके हिसाब से आपको पहली इक्वेशन मिलेगी u प्लस ए इज इक्वल टू 100। फिर क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 4 सेकंड इज 220 सेंटीमीटर, यानी कि पहले 6 सेकंड का क्या हुआ, पहले दो वाले प्लस 4 वाला ऐड कर दो, तो 220 प्लस 200 इज 420, तो पहले 6 सेकंड में 420, और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें बताती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी सेकंड्स। तो फर्स्ट 6 सेकंड्स में 420 हुआ, तो t की वैल्यू 6 पुट करो एंड s की वैल्यू 420, तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ u एंड a, दैट इज 70 इक्वल टू u प्लस 3a। आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को म्यूचुअली सोल्व कर लो, सोल्व करने पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, u की वैल्यू मिलने वाली है 115 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, u and a are available, now you have to find out final velocity after t equals to 7 seconds। तो v इक्वल टू u प्लस 80 का इस्तेमाल करो, u आपको दिया 115, एक्सेलरेशन दिया -15 की, रिटार्ड होता रहेगा फॉर कितने सेकंड, 7 सेकंड्स, तो 7 सेकंड्स के लिए रिटार्डेशन पर सेकंड 15 हुआ, तो उसको माइनस कर दो, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करके 115 में से माइनस कर दो, आपको आंसर मिलेगा फाइनल वेलोसिटी का, जो कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि 7 सेकंड में ये वेलोसिटी घटते 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 115 से खाली बच गई 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर चेजेस अ थीफ 1.5 किलोमीटर अवे 1500 मीटर्स अवे, किस स्पीड से चल रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर दौड़ रहा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिसमैन को उससे तेज दौड़ना पड़ेगा पहली बात तो फिर वो दौड़ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 1.5 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको किससे कवर करना है, देयर रिलेटिव वेलोसिटी से। तो मैंने आपको बोला था कि एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो देन टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी यू हैव टू सबट्रैक्ट द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है जी आपका, ये चोर मान लो, ये 60 किलोमीटर कैसे जा रहा है, पीछे पुलिसमैन जा रहा है 75 किलोमीटर से, तो अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, कितनी वेलोसिटी से इनकी बीच की दूरी घट रही होगी, दैट इज नथिंग बट 75 माइनस 60, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन दोनों के बीच की दूरी घट रही होगी, और दूरी कितनी है 1.5, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी नथिंग बट 1.5 डिवाइडेड बाय 15 आवर्स, दैट इज नथिंग बट 1/10 hours, and 1/10 hours is nothing but 60/10 minutes, and that is 6 minutes। ये सॉल्व करोगे, यही पूरी कहानी आपको यहाँ मिल रही है, ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में। अब बढ़ते हैं इससे आगे, बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देंगे आपको, थोड़ा और सस्टेन करो 10-15 मिनट। देखो भाई, अब तक हमने पढ़ा क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, सारा खेल देख लिया। अब इसका एक स्पेशल टाइप देखने वाले हैं, फ्री फॉल। अब तक हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे थे, अगर हम इसी को वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को शिफ्ट कर दें तो हमारे पास थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आएंगे, उन माइनर चेंजेस को हम अकम्प्लिश करके नई इक्वेशंस पे आ जाएंगे, जिनको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, द मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। अगर केवल और केवल ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वी कैन सर्टेनली से दैट द मोशन इज अ फ्री फॉल मोशन, बट कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होना चाहिए, केवल और केवल ग्रेविटी एक्टिंग फोर्स होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं, पहला दिख रहा है वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर का मतलब क्या भाई, एयर इज एब्सेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, इट इज अ एब्सोल्यूट स्पेस। वैक्यूम चैम्बर का मतलब खाली जगह है, वहां पे कुछ चीज नहीं है, ओनली वॉल्यूम इज देयर, देयर इज नो मैटर इनसाइड, मैटर है ही नहीं, बीट लिक्विड सॉलिड कुछ भी नहीं है, बट ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड कोई भी नहीं है ना, एयर नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखो आप जैसे ये मोशन होगा तो आपको गिरेंगे एक साथ, फेदर और हैमर, फेदर एंड हैमर, पंख और हथौड़ा दोनों एक साथ गिर रहे हैं वैक्यूम चैम्बर के केस में, बट जहां पे एयर रेजिस्टेंस है वहां पे ये पंख लहराता हुआ गिर रहा है, बट ये थोड़ा एनिमेशन का एरर है, इसको नेग्लेक्ट करोगे। पंख को ऐसे ही इंटीग्रेट इमेजिन कर लो कि पंख ऐसे ही गिर गया साबुत, बट थोड़ा लहरा के गिरा है।
तो एयर रेजिस्टेंस था जब पंख गिरा भी लेट और ऐसे लहराता हुआ गिरा, और हथौड़ा गिर गया सीधा। तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट व्हेन इट वाज वैक्यूम चैम्बर, तो ओनली फोर्स दैट वाज एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये पहली वाली कंडीशन ही खाली फ्री फॉल की कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है जहां पे फ्री फॉल बोलेंगे कि यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है। बट सेकंड केस जो है जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, वहां पे दो फोर्सेस एक्टिंग है जी। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके अलावा मोशन के अपोजिट, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, और उसी को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स एफ डी। तो ड्रैग फोर्स लग रहा है कहाँ पे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड के अपोजिट में लगेगा आपका ड्रैग फोर्स, उसी को बोलेंगे फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। तो एयर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना छोटे छोटे, उनके थ्रू ये विंड जो है फेदर नीचे गिर रहा है, तो उसकी वजह से आपको एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, तो वो होगा ड्रैग फोर्स। तो क्या ये फिर फ्री फॉल का केस हुआ? फ्री फॉल का केस हुआ। देखो फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या कहती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, केवल और केवल ग्रेविटी, बट यहाँ ग्रेविटी भी है और ड्रैग फोर्स भी है, तो ये क्या हुआ, दिस इज नॉट अ केस ऑफ फ्री फॉल, इसको काट सकते हो, खाली वैक्यूम में होगा फ्री फॉल। ये इसलिए समझाया कि हम लोग एक्चुअल में स्टडी क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको बोलता हूं कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तो दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब आपने तीन इक्वेशंस पढ़े, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ठीक है। अब अगर इन्हीं इक्वेशंस को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इनको मैं वर्टिकल एक्सिस में लगाना चाहूँ, वर्टिकल एक्सिस में इनको स्टडी करना चाहूँ, तो आई नो दैट कि वर्टिकल में तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है सर, क्योंकि आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो, और वो भी कहां पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को वर्टिकली अपवर्ड यानी प्लस वाई डायरेक्शन जो होता है उसको पॉजिटिव इमेजिन करूं, तो मेरा ग्रेविटी हमेशा इसके विपरीत एक्ट करने वाला है, डाउनवर्ड। तो उसका मतलब मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी के बराबर रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव इमेजिन कर लिया और डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, तो माइनस जी हो गया। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाएगा, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल की बात कर रहा हूं। इन इक्वेशन में ए की जगह मैं जी पुट कर दूंगा, तो ग्रेविटी की इक्वेशन बन गई। और एस था जो डिस्प्लेसमेंट था जी, हॉरिजॉन्टल में हम बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, हाइट गेन और हाइट लॉस्ट। हाइट कितना कम ज्यादा हुआ उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट का पैरामीटर। तो एच, एस की जगह एच डाल दो और ए की जगह माइनस जी डाल दो, तो आपकी इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगी मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ग्रेविटेशन में। तो देखो क्या किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी कर दिया, ठीक है। अब g की वैल्यू आप माइनस रख सकते हो, प्लस रख सकते हो, साइन कन्वेंशन इसमें माइनस जी के साथ रखोगे तो आपको ट्रू इक्वेशन मिल जाएगी, जो आप एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई करोगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, इसकी जगह एस की जगह एच रख दिया और ए की जगह जी रख दिया, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। अब किसी बच्चे को ये याद रखनी है तो ये याद रख लो, इन तो याद रखने जैसा इनमें कुछ है नहीं, कोई सी भी इक्वेशन हो, ये हो लेफ्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो, सब एक ही बात है, दोनों से क्वेश्चन हो जाएंगे। बस साइन कन्वेंशन आप याद रख लो कि मैंने साइन कन्वेंशन जो लिया है जहां भी, तो जनरली हम ये लेते हैं कि अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड इज पॉजिटिव। तो वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव हुआ तो दिस मीन्स कि पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव वाई में तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाई में होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि हाइट गेन इज पॉजिटिव। हाइट में जब इजाफा होगा, हाइट जब इंक्रीज होगी, हाइट गेन होगी, तो दैट वी विल टेक एट पॉजिटिव। हाइट जब लॉस्ट होगी, हाइट कम होगी या ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, दिस मींस द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये ध्यान रखोगे, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। वेलोसिटी भी, भाई वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट मींस अपवर्ड वेलोसिटीज आर पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेलोसिटीज आर नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो दे आर पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो दे आर नेगेटिव। अब बेस्ड अपॉन द थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार, आप लोग ये क्वेश्चन मेरे को करके बताओ, ट्राई दिस वन एंड देन वी विल लीव। क्या दिखा आपको ये क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है, कुछ इसमें लोचा हो गया है, रुको।
सोल्यूशन देख लिया होगा बच्चों ने। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक है। ये वेलोसिटी आपको 30 मीटर पर सेकेंड ले ली। पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, है ना, थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया इस पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से। तो अब आपको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट की, कितनी देर ये हवा में रहेगा, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल एंड लैंडिंग वेलोसिटी। ये तीनों चीज फाइंड आउट करो। कितना टाइम ये हवा में रहेगा, यानी कि कितना टाइम ये ऊपर रहेगा, और कितना टाइम इसमें मैक्सिमम हाइट रीच होगी, सॉरी मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, और तीसरा चीज है लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये तीन चीज आप फाइंड आउट करो। सारा का सारा तीन इक्वेशन है हमें। इक्वेशंस क्या क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 GH। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हाइट मतलब एच की वैल्यू निकालनी है, और लैंडिंग स्पीड मतलब वी की वैल्यू निकालनी है। ये तीनों वैल्यू निकालनी है। बस आपको ये दिया गया यू, यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, क्योंकि ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। अभी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। देखो कैसे निकलेगा। एक बार दिमाग पे जोर डालो, सब लोग ट्राई करो, देन वी विल सॉल्व इट। आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3-4 मिनट का। इन तीनों में से किसी का भी कोई भी आंसर आएगा तो हैंड रेज करेंगे बेटा।
अच्छा एक काम करो, सुनो, आपको मैं मोशन दिखा देता हूँ इस पार्टिकल का, ठीक है, फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, कल ट्राई करके आना। ऐसे जाएगा ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर जाएगा लॉन्च होते ही हाइट पे मैक्सिमम पे, फिर नीचे मैक्सिमम हाइट, देन अगेन डाउनवर्ड, मैक्सिमम हाइट, अगेन डाउनवर्ड। इस तरीके का मोशन होने वाला है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और कल इसको करके आना, ताकि हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर सके। एक आपका अटेम्प्ट इसमें जरूरी है। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि करना है, तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir.